Good evening, everyone. Am I audible? Good. चलिए शुरू करते हैं आगे। अब आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंटर्स के बेसिक्स हमने फिनिश कर लिए। अब आते हैं पॉइंटर से रिलेटेड लास्ट मेजर चैप्टर पे, एंड द चैप्टर इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताइए कंप्यूटर साइंस में ये डायनेमिक का मतलब क्या होता है? जल्दी जवाब दें। व्हाट इज डायनेमिक? एवरीवन प्लीज आंसर। डायनेमिक मतलब जल्दी जल्दी बोलें। थिंग्स विच हैपन एट रन टाइम। राइट, जो एक्टिविटीज आपके प्रोग्राम में रन टाइम पे होती हैं उन एक्टिविटीज को आप बोलते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर डायनेमिक एक्टिविटीज। इज दिस क्लियर? राइट, डायनेमिक का मतलब होता है एक्टिविटीज विच हैपन एट रन टाइम। अब बुद्धि लगाइए, अगर डायनेमिक का मतलब होता है एक्टिविटीज विच हैपन एट रन टाइम, तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या हुआ? जल्दी बोलिए। फिर इस पूरे वर्ड का मतलब क्या हुआ? जल्दी बोलें। इस पूरे वर्ड का मतलब हुआ मेमोरी एलोकेशन एट रन टाइम। यही हुआ इसका मतलब? यस और नो? ठीक, चलिए। तो अब अगर आज हम पढ़ने जा रहे हैं रन टाइम पे मेमोरी कैसे एलोकेट होती है, तो ये बहुत जरूरी है जानना कि इतने दिनों से जो आप प्रोग्रामिंग कर रहे थे क्या उसमें मेमोरी एलोकेट नहीं हो रही थी? जल्दी बोलिए। जो इतने दिनों से प्रोग्रामिंग हो रही थी क्या उसमें मेमोरी नहीं लग रही थी? लग रही थी। तो अब ये जानना जरूरी है कि इतने दिन से जो मेमोरी एलोकेशन हो रहा था वो कौन सा मेमोरी एलोकेशन था, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, और कैसे आज जो आप पढ़ेंगे वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, सी लैंग्वेज के अंदर मेमोरी एलोकेशन ब्रॉडली दो तरीके में डिवाइडेड है। दो तरीके का होता है। एक कहलाता है सी में स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और दूसरा कहलाता है सी में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। वन मेमोरी एलोकेशन is better known as static allocation, another allocation is better known as dynamic memory allocation। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ? ये दो वर्ड समझ में आए, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। अब बात करते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब है कंपाइलर आपके द्वारा करे जा रहे डिक्लेरेशंस को देखकर ये पता लगा पाए कंपाइल टाइम पे ही कि आप कितनी मेमोरी कंज्यूम करना चाहते हैं। आई रिपीट, स्टैटिक एलोकेशन का मतलब है आपके द्वारा करे गए डिक्लेरेशन को देखकर कंपाइलर ये गणित लगा ले, ये कैलकुलेट कर ले कि आप जो वेरिएबल या एरे बना रहे हैं उसे मेमोरी में कितने बाइट की जरूरत है। तो जरा मुझे बताइए, अगर मैं कहता हूं इंट ए, तो क्या इस लाइन को देखकर कंपाइलर को समझ में आ रहा है कि ए को मेमोरी में 2 बाइट लगेंगी? जल्दी बोलिए। कैन कंपाइलर इजीली कैलकुलेट दैट दिस वेरिएबल इज गोइंग टू ऑक्यूपाई 2 बाइट्स? कर लेगा? ऐसे ही बताइए, अगर आप एक एरे बनाते हैं बाय सेइंग इंट ARR10, तो कंपाइलर इस एरे को देखकर ये रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये एरे को मेमोरी में 20 बाइट लगेंगी? कर लेगा? तो क्योंकि ये सारे कैलकुलेशंस कंपाइल टाइम पे हो जाते हैं, ऑल कैलकुलेशन फॉर वेरिएबल्स एंड एरेज declared in this way are done at compile time
इसलिए इस तरीके के मेमोरी एलोकेशन को स्टैटिक या कंपाइल टाइम एलोकेशन भी बुलाते हैं। आ रही है बात समझ? इसलिए इस तरीके के एलोकेशन को स्टैटिक एलोकेशन या कंपाइल टाइम एलोकेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये बताइए, आप सी लैंग्वेज की फिनिशिंग स्टेज में हैं। अभी भी नोटिस करिए, अगर आप एरे बनाते हैं तो आप अपने मन से उसको साइज देते हैं। आपको नहीं लगता एज अ प्रोग्रामर एरे की साइज आप हमेशा डिसाइड नहीं कर पाएंगे? हमेशा आपको ये पता ही होगा कि एरे कितने का बनना है। एग्री करते हैं? खास तौर पे तब जब एरे यूजर का नाम रखने के लिए बन रहा हो, यानी जब आप स्ट्रिंग बना रहे हो। एज अ प्रोग्रामर आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो आप एरे बना रहे हैं उस एरे की साइज कितनी आपको रखनी है? आप कैसे गेस कर सकते हैं कि यूजर के नाम में कितने लेटर्स होंगे? यस और नो? यस। तब सी लैंग्वेज आपको सलाह देती है, जब आप साइज का कैलकुलेशन रन टाइम पे करना चाहें, एट रन टाइम आप साइज और एलोकेशंस करना चाहें, तब आप सी लैंग्वेज में यूज करें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। मतलब अगर आप यूजर डिफाइंड साइज के एरे बनाना चाहते हैं, यूजर डिफाइंड साइज एरे अगर आप बनाना चाहते हैं, तो आप स्टैटिक एलोकेशन से नहीं बना पाएंगे। आपको उसके लिए फॉलो करना पड़ेगा डायनेमिक एलोकेशन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। ठीक है, ये तो हुई बात डीएमए क्यों करते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, डीएमए करते कैसे हैं? हाउ इज डीएमए परफॉर्म्ड इन सी लैंग्वेज? सी में आप डीएमए कैसे करेंगे? अगेन ध्यान से सुनिएगा। इन सी लैंग्वेज, टू एलोकेट मेमोरी at runtime, we have to call a predefined function called as malloc. क्या समझ में आ रहा है बताइए इस थ्योरी से? सी में डीएमए करना है तो क्या करना पड़ेगा? फंक्शन बनाना पड़ेगा। जल्दी बोलिए। सी में डीएमए करना है तो क्या फंक्शन बनाना पड़ेगा, ये कहा जा रहा है? चंद्रकांत ध्यान से पढ़ो, ये लिखा हुआ है कि फंक्शन बनाना पड़ेगा। डिड आई से दिस कि आपको फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा? नो, नेवर। फंक्शन क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, फंक्शन सिर्फ कॉल करना पड़ेगा। क्रिएटेड वो है, राइट? देयर इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन made available by C programming language and that predefined function is better known as malloc. तो हमें malloc बनाना नहीं है, हमें सिर्फ उसे अपने प्रोग्राम में कॉल करना है। क्लियर हो रहा है? आर यू गेटिंग दिस? वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अभी बताइए, अगर ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए malloc फंक्शन के बारे में? जल्दी जल्दी बोलिए। हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए इसकी हेडर फाइल का नाम। तो गौर से सुनिएगा, इसकी हेडर फाइल का नाम है alloc.h। आ रहा है समझ? इसकी हेडर फाइल का नाम है alloc.h। सेकंड, हमें यह भी पता होना चाहिए इस फंक्शन की प्रोटोटाइप क्या है। यस और नो? पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए हमें इसकी प्रोटोटाइप क्या है? जल्दी बताइए, हमें क्यों पता होना चाहिए कि इसकी प्रोटोटाइप क्या है? क्यों पता होना चाहिए कि इसकी प्रोटोटाइप क्या है? क्या आंसर होगा इस सवाल का? Why should we know the prototype of malloc? क्यों पता होना चाहिए हमें कि इसकी प्रोटोटाइप क्या है? जल्दी जल्दी बोलिए, सी खत्म होने आ रही है। ये बच्चों वाले सवालों में इतना समय नहीं लगना चाहिए। वेरी गुड, क्योंकि हम उसे कॉल कर रहे हैं और हम कॉल का सिंटेक्स कैसे समझेंगे जब तक हमें प्रोटोटाइप ना पता हो। आ रही है बात समझ? फंक्शन कॉल करने का सिंटेक्स कैसे समझ में आएगा जब तक ये ना पता हो फंक्शन के आर्गुमेंट क्या है और उसकी रिटर्न टाइप क्या है। ठीक है,
तो सुनिए अब इसकी प्रोटोटाइप क्या होती है। एमएलॉग की प्रोटोटाइप होती है void pointer malloc size अंडरस्कोर टी। ये एमएलॉग फंक्शन की प्रोटोटाइप है। ठीक है, अब आप इस प्रोटोटाइप को अगर गौर से पढ़ेंगे तो आपको इस प्रोटोटाइप में कुछ भी समझ में नहीं आएगा सिवाय नाम के, क्योंकि ना आज तक आपने पूरी सी लैंग्वेज में कभी साइज अंडरस्कोर टी के बारे में सुना, नहीं सुना ना? हाँ के ना? नहीं सुना, राइट। नंबर 2, ना ही अपन ने रिटर्न टाइप के बारे में सुना है, ना ही अपन ने पता करा है कि रिटर्न टाइप इसकी क्या है। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, लेकिन दो बातें आपको अच्छे से पता है, दो बातें आपको बहुत अच्छे से मालूम है। ये जो आप देख रहे हैं वॉइड स्टार, ये है फंक्शन की रिटर्न टाइप। समझ पा रहे हैं इस बात को? और ये जो दिख रहा है ये डेफिनेटली फंक्शन का होगा आर्ग्यूमेंट, है ना? और एमएलॉग क्या है? वो फंक्शन का नाम है। बस हमें ये नहीं पता साइज अंडरस्कोर टी का मतलब क्या होता है, ना ही हमें पता है वॉइड पॉइंटर का मतलब क्या होता है। तो अब सबसे पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूं सी लैंग्वेज में साइज अंडरस्कोर टी किसे कहते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको साइज अंडरस्कोर टी के बारे में बताऊं, आप मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दें कि जब हम सी लैंग्वेज में कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल को नाम अपने मन से देते हैं? जल्दी बोलिए। जल्दी जल्दी बोलिए। यस, यस, हम अपने मन से वेरिएबल को नाम देते हैं। सोच के बोलिएगा मेरे सवाल के जवाब। नंबर 2, जो वेरिएबल की डेटा टाइप होती है वो हम हमारे मन से देते हैं या डेटा टाइप वही देते हैं जो कंपाइलर ने दी है? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। वेरी गुड। डेटा टाइप का नाम आप वही देते हैं जो नाम आपको कंपाइलर ने दिया है। यस और नो? राइट, डेटा टाइप का नाम आप वही देते हैं जो कंपाइलर ने दिया है। करेक्ट। अब आज से ये बैरियर खत्म हो जाएगा, आज से रेस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगा। आज आप ऐसा एक कीवर्ड पढ़ेंगे जिसमें आप नाम वो यूज करेंगे जो नाम आप अपने मन से डेटा टाइप को देना चाहते हैं। और ये करने के लिए सी लैंग्वेज ने आपको एक कीवर्ड दिया है जिस कीवर्ड का नाम है टाइप डेफ। जिस कीवर्ड का नाम है टाइप डेफ। क्या करता है ये कीवर्ड? हम प्रोग्रामर्स को मौका देता है कि जो भी हम डेटा टाइप यूज कर रहे हैं हम उन डेटा टाइप्स को अपने मन से ऑल्टरनेटिवली कोई नाम दे सकते हैं। अगर किसी डेटा टाइप को आप अपने मन से कोई नाम देना चाहते हैं तो आप उसके लिए यूज करेंगे द कीवर्ड विच इज कॉल्ड एज टाइप डेफ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, आप सिंटेक्स देखिए टाइप डेफ का क्या है। टाइप डेफ का सिंटेक्स है, आप सबसे पहले टाइप डेफ लिखेंगे, डेटा टाइप का पुराना वाला नाम देंगे और फिर डेटा टाइप का नया वाला नाम देंगे। राइट, टाइप डेफ लिखेंगे, डेटा टाइप का पुराना वाला नाम देंगे और फिर डेटा टाइप का नया वाला नाम देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, मैंने कंपाइलर से कहा टाइप डेफ आईएनटी नंबर। बताइए इस लाइन का क्या मतलब निकला? जस्ट गिव मी एन एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज दिस लाइन डूइंग? वी आर टेलिंग द कंपाइलर, आगे बोलो, जल्दी जल्दी लिखिए चैट विंडो में अपना अपना जवाब। वी आर टेलिंग द कंपाइलर दैट द डेटा टाइप int, that the data type int
should also be named as what? Data type int should also be named as what? Good. Should also be named as number. तो अब अपने प्रोग्राम के अंदर क्या मैं ये लिख सकता हूं? अगर मैं इसके नीचे कोड लिखूं तो कहना है राइट लाइक दिस, नंबर ए, क्या कहना है आपका? यस, वी कैन डू दिस, नंबर ए, नंबर बी। और इंट का क्या हुआ? हट गया के है? इंट हट गया के है। टाइप डेफ नाम बदलता नहीं है, याद रखिएगा, ऑल्टरनेट नाम अलॉट कर देता है। यस और नो? करेक्ट। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान एक ही देश के नाम है? बिल्कुल ऐसे नंबर और इंट एक ही डेटा टाइप के दो नाम है। जिसे आप कल तक इंट के नाम से जानते थे, आज से आपने उसको एक नया नाम दे दिया है, नंबर। ये भी हो सकता है इस टॉपिक को पढ़कर आपको ऐसा लग रहा हो कि सर इसका बेनिफिट क्या है, ऐसा हम क्यों करना चाहेंगे कि हम इंट को नंबर करें। तो बेनिफिट आपको नजर आएगा लास्ट चैप्टर में, जब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। कब पढ़ेंगे? सैटरडे समझ में आएगा आपको इस टॉपिक का फायदा क्या है। अभी बस इसको दिमाग में रख लीजिए कि सी एक अकेली ऐसी लैंग्वेज है जो हम प्रोग्रामर्स को ये परमिशन देती है कि हम डेटा टाइप को अपने मन मर्जी के नाम दे पाएं। आ रहा है समझ? प्रिटी क्लियर हुआ आपको? चलूं आगे? अभी दिमाग में कोई डाउट नहीं रखिएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्यों का जवाब आने में 2 लेक्चर हैं, अपने आप क्यों समझ में आएगा। बस इतना ध्यान रखिए, ऐसा है और सी लैंग्वेज हमें ऐसा करने की परमिशन देती है। करेक्ट? शैल बी प्रोसीड? फाइन। अब नोटिस करिए और मुझे बताइए, जो टाइप डेफ दिख रहा है आपको, ये टाइप डेफ किसने लिखा है? ये जिसे मैं सर्कल आउट कर रहा हूं, ये टाइप डेफ किसने लिखा है? हमने, कंपाइलर ने? वेरी गुड, ये हमने लिखा है। We as a programmer have mentioned this type def. Okay? ऐसा ही एक टाइप डेफ सी लैंग्वेज के कंपाइलर ने भी लिख रखा है। There is a type def statement mentioned by C language compiler. And what is that? That is type def unsigned int size underscore t. क्या समझ में आया बताओ इस लाइन से? जल्दी जल्दी बोलिए, क्या समझ में आया इस लाइन से? जल्दी बोलिए, इतना टाइम इतनी सी लाइन को देखकर समझने में? इसका मतलब ये है कि खुद सी लैंग्वेज ने अनसाइंड इंट के 2 नाम रखे हुए हैं। जल्दी बोलिए, इस लाइन को देखकर कहना है से सी लैंग्वेज इटसेल्फ हैज गिवन 2 नेम्स to the data type unsigned int. Agreed? Do you agree to this point? All right. And what are those 2 names? Number 1 is unsigned int. And what is the second name? Second name is size underscore t. अब आएगा नेक्स्ट डाउट, ये लाइन लिखी भी कहाँ है? Where is this line mentioned? So remember, this line is mentioned in header file. क्या सारी हेडर फाइल्स में? नहीं, कुछ चुनिंदा हेडर फाइल्स के अंदर। कौन सी हेडर फाइल के अंदर? This line is mentioned in alloc.h. This line is also mentioned in stdlib.h. This line is also mentioned in string.h. इन तीनों हेडर फाइल्स में ये लाइन मेंशन करी गई है। तो आई होप हमारी पहली क्वेरी, पहला डाउट दूर हो गया होगा।
कि एमएलॉग का आर्गुमेंट क्या होता है? क्या लिख दूं? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। आर्गुमेंट टाइप इज वेरी गुड, अनसाइंड इंट। जो अभी तक बहुत अजीब सा नाम लग रहा था, अभी आपको पता चल गया होगा वो अजीब सा है जरूर दिखने में, लेकिन वो उसी डेटा टाइप का ऑल्टरनेट नेम है जिसे आप अनसाइंड इंट के नाम से जानते थे, राइट? तो सी में टोटल कितनी डेटा टाइप थी आज से पहले? 9। वेरी गुड। अब कितनी हो गई? अब कितनी हो गई? अभी भी 9 ही है। शैला, विकास, मोनल, नाम 2 हो जाने से इंसान 2 हो जाएंगे क्या? बताओ, कैसी बात कर रहे हैं? देन डेटा टाइप तो अभी भी 9 है ना बेटा। नाम एक डेटा टाइप के 2 हो गए हैं। यस और नो? डेटा टाइप नहीं बढ़ी है, सिर्फ पर्यायवाची सिनोनिम्स बढ़े हैं, है ना? राइट? सो डेटा टाइप अभी भी 9 ही है। डोंट गेट कंफ्यूज कि डेटा टाइप बढ़ गई है। ठीक, आगे बढ़ो। तो आर्गुमेंट का तो काम खत्म। अब आते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे। ये वॉइड पॉइंटर का चक्कर क्या है? व्हाट इज दिस? अच्छा, एक और जरूरी बात, ये समझ में आ रहा है ये वॉइड और वॉइड पॉइंटर अलग अलग चीजें होती हैं कि नहीं? आ रहा है? वेरी गुड। अगर आ रहा है तो जरा ये बताइए मुझे, ये एमएलॉग फंक्शन कौन सी कैटेगरी का फंक्शन है? एमएलॉग फंक्शन कौन सी कैटेगरी का फंक्शन है? समीक्षा फटाफट जवाब दो। कोई नहीं बोलेगा। समीक्षा आप बोलो। नो वन शुड आंसर। समीक्षा आंसर दीजिए जल्दी जरा। ये कौन सी कैटेगरी का फंक्शन हुआ? समीक्षा फटाफट आंसर लिखिए चैट विंडो में। ये कौन सी कैटेगरी का फंक्शन हुआ? जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। समीक्षा, फंक्शन की कितनी कैटेगरीज होती हैं ये बताओ चलो पहले आप। सी प्रोग्रामिंग में हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस आर देयर? ये क्या लिखा है हिंदी में? 4 कि कैर? क्या पढ़ू इसको? 4 लिखा है। वेरी गुड। तो ये कौन सी कैटेगरी का है जो आपको दिख रहा है? उन 4 में से ये कौन सी कैटेगरी का है जो आपको दिख रहा है? बहुत बढ़िया, शाबाश। एवरीवन एग्रीज विद दिस? समीक्षा का आंसर सही है? यस, बिल्कुल सही है। ये पहली कैटेगरी का फंक्शन है। क्या होती है पहली कैटेगरी? जरा नाम लिखिए उसका तो इलैबोरेटिव वे में। पहली कैटेगरी का नाम लिखिए जरा इलैबोरेटिव वे में। वेरी गुड, वेरी गुड। टेक समथिंग, रिटर्न समथिंग। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा ये रिटर्न टाइप वॉइड नहीं है। अगर रिटर्न टाइप वॉइड होती तो ये सेकंड कैटेगरी का होता ना। अगर रिटर्न टाइप वॉइड होती तो ये सेकंड कैटेगरी का होता ना। टेक समथिंग रिटर्न नथिंग में आता। लेकिन ये टेक समथिंग रिटर्न नथिंग नहीं है, ये कुछ लेता भी है और कुछ देता भी है। आखिरी लाइन दोबारा सुनिएगा, ये फंक्शन कुछ लेता भी है और ये फंक्शन कुछ देता भी है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी में आया ना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ये वॉइड पॉइंटर क्या है। नाउ टू अंडरस्टैंड वॉइड पॉइंटर मुझे बताइए, नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज वॉइड पॉइंटर। नाउ टेल मी, अगर मेरे पास एक इंटीजर a है इनिशियलाइज विद 10, एक कैरेक्टर b है इनिशियलाइज विद x, और एक फ्लोट c है इनिशियलाइज विद 1.5, और मैं आपसे कहता हूं मुझे इन तीनों के पॉइंटर्स बनाने हैं, तो जरा फटाफट बताइए हमें अपने प्रोग्राम में कितने पॉइंटर्स बनाने पड़ेंगे अगर a b c सबको वाया पॉइंटर एक्सेस करना है तो? जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट। बहुत बढ़िया, 3 पॉइंटर्स बनाने पड़ेंगे। 3 पॉइंटर इसलिए बनाने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल हैं। यस और नो? 3 पॉइंटर इसलिए बनाने पड़ेंगे क्या कि हमारे पास 3 वेरिएबल है? बहुत बढ़िया शैला। 3 पॉइंटर इसलिए बनाने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास 3 अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल हैं।
आप मानते हैं अगर एबीसी सब एक ही डेटा टाइप के होते तो आप बारी बारी से एक ही पॉइंटर से तीनों को हैंडल कर लेते? मानते हैं आप मेरी ये बात? अगर एबीसी तीनों के तीनों सेम डेटा टाइप के होते तो एक अकेला पॉइंटर इन तीनों को हैंडल कर पाता है ना? लेकिन आपको अभी 3 पॉइंटर लेने पड़ेंगे क्योंकि इनके डेटा टाइप्स अलग अलग हैं। ओके, अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है आपसे, अगर आप 3 पॉइंटर लेंगे तो पर पॉइंटर कितने बाइट कंज्यूम होगी? एक पॉइंटर कितनी बाइट कंज्यूम करेगा? 2 बाइट कंज्यूम करेगा, राइट? और अगर 3 पॉइंटर लेंगे तो 6 बाइट लग जाएंगी, और 6 बाइट भी टर्बो पे। अगर आप जीसीसी पे शिफ्ट होंगे तो फिर आप मानते हैं 6 बाइट की जगह 12 बाइट, पर पॉइंटर 4 बाइट। यस, राइट? तो अब सी डबल प्लस और सी दोनों ही लैंग्वेजेस आपको मेमोरी बचाने की सलाह देती हैं। सी लैंग्वेज का ये कहना है कि अगर आप चाहें तो एक ऐसा पावरफुल पॉइंटर सी के पास है, पावरफुल कह लीजिए, स्मार्ट कह लीजिए, बुद्धिमान कह लीजिए, ऐसा एक पॉइंटर सी के पास है जिसे अगर आप अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर करें तो वो इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट सबको पॉइंट कर लेगा। और आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे ऐसा बुद्धिमान और पावरफुल पॉइंटर सी लैंग्वेज में होता है वॉइड पॉइंटर। आपने आज तक जब भी पॉइंटर डिक्लेयर करा है डेटा टाइप वाली जगह पर इंट, कैर, फ्लोट ये सब लिखा है ना, है ना? आज आप उसकी जगह लिखेंगे वॉइड। जब आप किसी पॉइंटर को वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं तो नोटिस करिए आपको इस पॉइंटर में इंटीजर का या कैरेक्टर का या फ्लोट का किसी का भी एड्रेस असाइन करने की परमिशन होती है। ऑल 3 लाइन्स आर करेक्ट। सो अब बताइए डेफिनेशन वाइज व्हाट इज अ वॉइड पॉइंटर? जल्दी बोलिए, डेफिनेशन वाइज व्हाट इज अ वॉइड पॉइंटर? परिभाषा क्या हुई इसकी? अपने अपने वर्ड्स में लिखिए जरा चैट विंडो में। जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी फटाफट। वेरी गुड। void pointer is a special type of pointer which can point to any variable irrespective of its data type. Are you getting this? void pointer एक ऐसा पॉइंटर होता है जो किसी भी वेरिएबल को पॉइंट कर सकता है, चाहे उसकी डेटा टाइप कुछ भी क्यों ना हो। दिमाग में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? राइट? मतलब ये डेटा टाइप इंडिपेंडेंट पॉइंटर होता है। क्या मैं कह सकता हूं ये डेटा टाइप इंडिपेंडेंट पॉइंटर होता है? ये डेटा टाइप के रेस्ट्रिक्शन से फ्री होता है ना? ये किसी को भी पॉइंट कर लेता है। और अच्छी बात ये है, बाइट कितनी लेगा? बाइट कितनी लेगा? 2 बाइट ही लेगा, है ना? अब आता है अगला सवाल जो आपके दिमाग में आना चाहिए। कुछ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? ये टॉपिक सुनने के बाद आना चाहिए आपके दिमाग में। ये सवाल आना चाहिए कि अगर वॉइड पॉइंटर्स हमेशा से सी में हैं तो हमने पूरा पॉइंटर चैप्टर पढ़ लिया, इनको क्यों नहीं यूज करा? यस और नो? करना चाहिए था ना हमें इनको यूज। क्यों हम जबरदस्ती इंटीजर पॉइंटर, कैरेक्टर पॉइंटर बनाते आ रहे हैं? पिछले हफ्ते भर से जब से पॉइंटर चल रहा है तब से हम इनको क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? राइट? तो आप सुनिए वॉइड पॉइंटर के साथ कमी क्या है। इतनी बड़ी कमी है, इतना बड़ा ड्रॉबैक है कि अधिकतर लोग वॉइड पॉइंटर को अवॉइड करते हैं। आप भी अवॉइड करना चाहेंगे इस ड्रॉबैक को सुनने के बाद। बट ये ड्रॉबैक आपको एक क्विज के थ्रू सॉल्व करना होगा।
क्विज आप पहले भी खेल चुके हैं, तो उम्मीद करता हूं पूरे नंबरों से पास होंगे इस बार। आपको याद होगा जब मैंने आपका पॉइंटर का सेकंड लेक्चर लिया था, तब आपको मैंने ये छोटा सा 4 लाइनों का कोड इंटरनल वर्किंग के साथ समझाया था। याद है आपको? है ना? मैं आपसे बिल्कुल नहीं पूछ रहा हूं कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, है ना? मुझे मालूम है आप अच्छे से जानते हैं इसका आउटपुट 10 आएगा। जानते हैं ना? है ना? मैं आपसे ये भी नहीं पूछ रहा हूं इसको क्या बोलते हैं। मुझे ये भी पता है, आप अच्छे से जानते हैं, इसे बोलते हैं वैल्यू एट एड्रेस स्टोर्ड इन पी। तो ये दोनों सवालों के तो जवाब मैंने ही दे दिए। मुझे आपसे सुनना है, जब कंपाइलर इस एक्सप्रेशन को पढ़ता है तो वो कैसे हमारे लिए 10 लेकर आता है, ये सुना दीजिए आप मुझे। और कौन सुनाएगा, मैं उसको अनम्यूट करूंगा। जल्दी बताइए फटाफट, टेक अ चांस। आप बोलिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूं और मुझे आप एक्सप्लेन कर दीजिए ये 10 कैसे आया। और घबराइए बिल्कुल मत, ज्यादा से ज्यादा गलत ही होगा और कुछ नहीं होगा। यहां जितनी गलतियां हो सके कर लीजिए। जिंदगी में आगे नहीं करना किसी इंटरव्यू में या किसी कैंपस में। ये सबसे बढ़िया जगह है गलतियां करने की, क्लास। तो घबराइए मत, चांस लीजिए और बताइए जितना आपको याद है। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 10 कैसे आया? इतना टाइम लग रहा है मुझे, इतना मुझे आपको मोटिवेट करना पड़ रहा है। कुंदन को अनम्यूट, कुंदन तुम्हें सबसे आखिर में करूंगा मैं। जब कोई नहीं बता पाएगा कुंदन, तब तुम बताना, ठीक है? एनीवन एल्स? आप नहीं बताएंगे तो फिर मुझे पूछना पड़ेगा एक एक से नाम लेकर। वेरी गुड साक्षी। साक्षी अनम्यूट करा है मैंने आपको। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, जब हम ये कोड लिखेंगे तो पहले तो एक इंटीजर ए क्रिएट होगा 2 बाइट्स का। एक मिनट मैं ड्रॉ भी कर लेता हूँ। एक इंटीजर ए क्रिएट होगा 2 बाइट्स का, यस, जी और सर। उसके अंदर 10 आ जाएगा। जी सर, और उसके इसका अपना बाद एक, हाँ, इसका अपना उसका एड्रेस भी अपना होगा। एक एड्रेस होगा। मान लीजिए 2000 से 2002 तक। जी सर। फिर? उसके बाद एक पॉइंट इंटीजर पॉइंटर क्रिएट होगा 2 बाइट्स बिल्कुल का। सही है, बिल्कुल सही है। फिर? और जब थर्ड लाइन p इक्वल टू एम्परसेंड ए पे मतलब कंपाइलर आएगा तो वो p जो है वो a के एड्रेस को अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेगा, बिल्कुल सही पॉइंटर। है, बिल्कुल सही है। फिर? और जब हम प्रिंट कराएंगे तो तो पॉइंटर मतलब पॉइंटर a की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा तो वो 10 आउटपुट आएगा। साक्षी कौन से कॉलेज में हो बेटा? सर आरजी फाइनल। आरजीपीवी में हो? नो सर। कौन सी यूनिवर्सिटी में हो? इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो? जी सर। हाँ, ये इंजीनियर्स का जवाब होता है। सारी कहानी सुना दी, जो असली पॉइंट था उस पे आपने शॉर्टकट ले लिया। बच्चे, मैंने इसी का तो एक्सप्लेनेशन पूछा है। ये वैल्यू एट पी 10 दे गए तो मैं बता ही चुका हूँ बेटा। एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे, कैसे आया 10? एक कहानी सुनाई थी मैंने आप लोगों को। थोड़ा डालिए दिमाग पे जोर, याद आएगा। जब कंपाइलर वैल्यू एट पी देखता है तो पहले वो ऐसा करता है, फिर वो वैसा करता है, फिर वो इस चीज को देखता है, फिर वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कुछ हुआ था? हाँ। वो सुनना है मुझे। एनीवन एल्स? मोनल, ये तो वोकैबलरी सुना रहे हो आप। डी रेफरेंसिंग तो इसकी वोकैबलरी है बेटा, मैं वोकैबलरी नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं मुझे इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। अभी हुआ है 10 दिन पहले। कैसे याद रहेगा सी प्लस प्लस पढ़ते वक्त ये सारी चीजें? इतनी जल्दी भूल जाते हैं आप लोग। नो वन? ये समीक्षा। चलिए सुनिए क्या आंसर है, ध्यान से सुने। साक्षी ने जो बोला वो गलत नहीं था, बट वो मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं था। मेरा क्वेश्चन था वैल्यू एट पी को कंपाइलर सॉल्व कैसे करता है। यस यस यस, बिल्कुल समीक्षा, ऐसा ही कुछ।
सुनिए ध्यान से, मैंने आपसे कहा था जब कंपाइलर आपको वैल्यू एट पी लिखते हुए देखेगा तो सबसे पहले कंपाइलर पॉइंटर के पास जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा पॉइंटर के अंदर? साक्षी बताइए, साक्षी पॉइंटर के अंदर कंपाइलर को क्या दिखेगा? शाबाश, 2000 दिखेगा। 2000 ए का बेस एड्रेस है, हाँ या ना? है। तो मैंने आप लोगों को कहा था कंपाइलर इस 2000 एड्रेस पे जाएगा। अब इस 2000 एड्रेस से कंपाइलर को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ये डिसीजन कंपाइलर लेगा बाय लुकिंग एट द डेटा टाइप ऑफ पॉइंटर। डिड आई से दैट? कहा था मैंने आपसे, जब कंपाइलर इस एड्रेस पे आएगा तो अब उसे कितनी दूरी तय करनी है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ये कंपाइलर पॉइंटर की डेटा टाइप को देखकर तय करेगा। हुआ था डिस्कस हमारा ये? तभी याद करिए, मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक कैरेक्टर पॉइंटर लेते हैं और उसमें इंटीजर का एड्रेस डालते हैं तो हमें सिर्फ 1 बाइट की वैल्यू मिलती है। याद आ रहा है आपको? फिर हमने इंटीजर में 255 256 डाला था, तो हमें आंसर क्या मिला था अगर हमने पॉइंटर कैरेक्टर का ले लिया था? तो जल्दी बताइए, अगर हमने 256 एक इंटीजर में डाला और पॉइंटर कैरेक्टर का ले लिया तो हमें आंसर क्या मिला था? कुछ याद नहीं है, बताओ। पीछे पड़ जाते हो मेरे आप। नोट्स दीजिए क्लास में, क्लासरूम का स्क्रीनशॉट दीजिए, बुक बताइए, सब बताने के बाद भी एन मोमेंट पे फैल जाते हैं। रोहित, कैसी बातें कर रहे हो? अगर 256 वैल्यू थी तो 256 9 बिट का नंबर है बेटा, वो 9 बिट है, 1 और 8 0। तो हमें क्या मिलता है अगर पॉइंटर कैरेक्टर का हम लेते हैं? तो 0 मिलता था। 128 कहां से मिल जाएगा? नहीं याद आ रहा है क्या ये सब आप लोगों को? ये सब नहीं पढ़ा क्या आपने? फिर याद आ रहा है? जल्दी जल्दी बोले, कुछ भूली बिसरी यादें क्लियर हो रही हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा था कंपाइलर जब वैल्यू एट पी को देखेगा तो पहले पॉइंटर के बताए गए एड्रेस पे जाएगा। इस एड्रेस से कंपाइलर ये डिसाइड करेगा उसे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, और ये डिसीजन पॉइंटर की डेटा टाइप पे होगा। फिलहाल हमारे पॉइंटर की डेटा टाइप क्या है? गुड, फिलहाल हमारे पॉइंटर की डेटा टाइप इंटीजर है। तो कंपाइलर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ए के बेस एड्रेस से? एक इंटीजर की साइज जितना। इंटीजर की साइज कितने बाइट की होती है? 2 बाइट की होती है। तो कंपाइलर की डिस्टेंस ट्रैवलिंग कितने बाइट की होगी? 2 बाइट की होगी। अगर ये कैरेक्टर पॉइंटर होता तो कितने बाइट ट्रैवल करता कंपाइलर? 1 बाइट ट्रैवल करता। अगर ये फ्लोट पॉइंटर होता तो कितने बाइट ट्रैवल करता कंपाइलर? 4 बाइट ट्रैवल करता। और अगर ये वॉइड पॉइंटर होता तो? अगर ये वॉइड पॉइंटर होता तो गलत 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 गलत, एरर आ जाती, एरर आ जाती बेटा, एरर आ जाती। फिर कंफ्यूजन है, फिर कंफ्यूजन है। ठीक, यशिका, सब लोग मुझे बोल रहे हैं, विकास, मोनल, सब बोल रहे हैं 2 बाइट। कैसे 2 बाइट बेटा? दिमाग लगाओ। अगर आप 2 बाइट बोल रहे हो तो क्या वॉइड पॉइंटर की साइज 2 बाइट होती है? ये मानते हैं आप, इसलिए बोल रहे होगे 2 बाइट। अरे होती है ना, क्यों नहीं होती है 2 बाइट? वॉइड पॉइंटर की साइज तो 2 बाइट होती है ना। पर क्या मैंने आपसे ये बोला कि कंपाइलर पॉइंटर की साइज देखकर डिस्टेंस ट्रैवल करता है? डिड आई से दिस? क्या मैंने ये बोला कंपाइलर पॉइंटर की साइज देखकर डिस्टेंस ट्रैवल करता है? अगर आपने ऐसा समझा तो आपने गलत समझा। मैंने कहा कंपाइलर पॉइंटर की डेटा टाइप की साइज देखता है। तो भाई मेरे, बहने मेरी, ये बताओ, अगर p हमारा वॉइड पॉइंटर है तो वॉइड पॉइंटर की साइज में वॉइड की साइज कितनी होती है? नहीं होती ना कुछ। वॉइड की साइज कहां से आ जाएगी? तो कंपाइलर एरर देगा कि नहीं देगा? एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट और नॉट? यानी वॉइड पॉइंटर में अच्छी बात क्या है? वो किसी भी एड्रेस को पॉइंट कर सकता है। खराब बात क्या है? खराब बात क्या है? आप उसको आसानी से डी रेफरेंस नहीं कर पाएंगे। अगर आप उसको डी रेफरेंस करेंगे तो कंपाइलर दे देगा एरर। मुझे दोबारा आपसे सुनना है क्यों एरर दे देगा। अब मुझे डर लगने लगा है, मैं बोलता कुछ हूं, आप समझते कुछ हो, और फिर इंटरव्यू में कुछ तीसरा ही बोल कर आओगे। जरा बताना एरर क्यों आ रही है?
पहले तो बताओ इस कोड में एरर आएगी, ये समझ आ रहा है? करके देखें अपन इसको, ऐसा कर लें, प्रैक्टिकल कर लें तो सबसे ज्यादा बढ़िया है। जहां डाउट आए वहां प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। ये आ गए अपन मेन के अंदर। ये हमारे पास इंटीजर a है, ये एक इंटीजर पॉइंटर p है। p के अंदर मैंने a का एड्रेस डाला है और मैंने यहाँ पर कहा है printf %d कॉमा वैल्यू एट p। जरा बताइए क्या आंसर आएगा इसका, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट बताइए इसका क्या आंसर आएगा। शाबाश, इसका आंसर 10 आएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, लेट मी कंपाइल इट। कंपाइलेशन हुआ, ये रन करा मैंने, आंसर 10 आया। आया? ठीक है। अब जरा बताइए अगर मैंने इसको 256 कर दिया तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर 256 आएगा, क्योंकि कंपाइलर पूरी 2 बाइट ट्रैवल करेगा, करेगा ना। अब इमेजिन करिए मैंने इसे इंट की जगह वॉइड कर दिया, क्या पॉइंटर की साइज अभी भी 2 बाइट है? सवाल सुन के सोच के जवाब देना। क्या पॉइंटर की साइज, यशिका सवाल ध्यान से सुनिए, क्या पॉइंटर की साइज अभी भी 2 बाइट है? अजय, क्या सुनाई दे रहा है सवाल? मैं क्या पूछ रहा हूं, क्या पॉइंटर की साइज अभी भी 2 बाइट है? रोहित, नो क्यों कह रहे हैं? है ना 2 बाइट? सवाल तो सुनो, पहले ही आप लोग जवाब देने की कोशिश करते हो। पॉइंटर की साइज 2 बाइट है ना? हाँ है, लेकिन क्या डी रेफरेंसिंग में पॉइंटर की साइज देखी जाती है? नहीं, पॉइंटर की डेटा टाइप की साइज देखी जाती है। क्या वॉइड की कोई साइज होगी? वॉइड, पर्टिकुलर वॉइड की कोई साइज होती है क्या? नहीं होती है। तो अब देखिए कंपाइलर कितना चीखेगा, चिल्लाएगा। आई एरर? ठीक, पढ़िए क्या कह रहा है वो आपसे बोल रहा है ये क्या कर रहे हो, वैल्यूएट पी मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कैसे चलेगा। नॉट एन अलाउड टाइप, नॉट एन अलाउड टाइप का मतलब समझ आ रहा है? यू आर नॉट अलाउड टू डीरेफरेंस अ void pointer in a normal way। जल्दी बोलिए, समझ आई ये बात कि अभी भी नहीं आई? आ गई? वापस लौट जाएं? इस कोड में प्रॉब्लम क्या है? इस कोड में प्रॉब्लम ये, हाँ आ रहे हैं शैला, बता रहा हूं कैसे करेंगे। क्या नहीं हो पा रहा है, समझ में आया? पहले ये बताइए। बिल्कुल सही रोहित, बिल्कुल सही, वही करेंगे। क्या नहीं हो पा रहा है, समझ में आया? हम आसानी से इसकी डी रेफरेंसिंग नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डी रेफरेंस अ void pointer in a normal way। ये जो लिख रहा हूं ये समझ आ रहा है आप सबको? आ रहा है? ठीक। अब सवाल आता है फिर क्या करें? तो फिर आप अपनी पुरानी टेक्निक की मदद लेंगे। कौन सी पुरानी टेक्निक? वो टेक्निक जो आपने सी के इनिशियल डेज में पढ़ी थी। क्या पढ़ा था आपने? सी के इनिशियल डेज में पढ़ा था टाइप कास्टिंग एंड टाइप कन्वर्जन एंड टाइप प्रमोशन। पढ़ा था? पढ़ा था ना? बस वो हमको यहां लगाना है। वो कैसे लगेगा? वो लगेगा जब आप लिखेंगे इसको वैल्यू एट इंटीजर पॉइंटर होल ब्रैकेट p। इतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा। अब ये क्या लिखा है अपन ने, समझिए। सबसे पहले हमने कंपाइलर को बोला है p को इंट पॉइंटर बना दो। समझ आ रही है ये बात? तो आपने कंपाइलर को बोला डी रेफरेंसिंग के पहले ये सोच लो कि p एक इंटीजर पॉइंटर है। तो कंपाइलर ने बोला हाँ ठीक है, चलो सोच लिया मैंने।
अब आपने उसको बोला ये मानते हुए कि ये इंटीजर पॉइंटर है, अब इसकी करो डी रेफरेंसिंग, तो क्या अब 10 आ जाएगा? जल्दी बोलिए, आ जाएगा? यस और नो? आ जाएगा। लेकिन भूलिएगा मत, ये टाइप कास्टिंग है। टाइप कास्टिंग का इफेक्ट परमानेंट होता है कि टेम्पररी होता है? जल्दी जल्दी जवाब दें सभी लोग। टाइप कास्टिंग का इफेक्ट परमानेंट होता है कि टेम्पररी होता है? टेम्पररी होता है। इसका मतलब अगर मैं एक बार फिर से प्रिंट एफ करूंगा तो आपको नहीं लगता मुझे एक बार फिर से टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी? फिर कहना पड़ेगा वैल्यू एट इंटीजर पॉइंटर पी होल ब्रैकेट, तब ये मुझे 10 ला कर देगा। ठीक है, ऐसे ही सोचिए, अब गलती नहीं करना, ऐसे ही सोचिए और मुझे बताइए। और एक ऑपरेशन आपने पढ़ा है जो पॉइंटर के ऊपर उसकी डेटा टाइप के आधार पर होता है। मतलब अगर मैं पूछूंगा इसका आंसर क्या आएगा तो आप बोलोगे सर डेटा टाइप पे डिपेंड करेगा। वो कौन सा ऑपरेशन है? जल्दी बोलिए, वो कौन सा ऑपरेशन है जो पॉइंटर की डेटा टाइप पे डिपेंड करता है? यस, बिल्कुल सही, मल्टीप्लिकेशन। शैला, पॉइंटर्स मल्टीप्लाई होते ही नहीं है, कैसी गड़बड़ बात कर दी है? पॉइंटर्स ना मल्टीप्लाई होते हैं, ना ऐड होते हैं, ना डिवाइड होते हैं, ना उनका मॉड निकलता है। ये डिस्कस हुआ था आज से 2 लेक्चर पहले, जब आपने कैरेक्टर पॉइंटर और एरे इनका इंटरेक्शन सीखा था। तब मैंने पॉइंटर पे रेस्ट्रिक्शंस बताए थे आपको। सिर्फ 2 पॉइंटर सब्ट्रैक्ट होते हैं, यस और नो? होते हैं। वो भी कब? वो भी कब? वो भी तब जब उनकी डेटा टाइप सेम हो। मल्टीप्लाई ऐड तो बिल्कुल ही नहीं होते। हाँ, बाकी लोग सही कह रहे हैं जिनका जवाब है जब पॉइंटर को मूव करते हैं। बिल्कुल। तो मेरा जो सवाल है कि वो कौन सा ऑपरेशन है जो पॉइंटर की डेटा टाइप पे डिपेंड करता है, तो आप मुझे बोलेंगे सर वो ऑपरेशन है पॉइंटर को बढ़ाना या घटाना। तो बताइए, अगर मैं q प्लस प्लस लिखता हूं तो q कितने बाइट का जंप लेगा? जल्दी बोलिए। अगर मैं पूछूं सपोज q इज अ पॉइंटर, suppose q is a pointer, then how many bytes will q jump? Then how many bytes will q jump? तो क्या जवाब दोगे आप लोग? आपका जवाब होगा डिपेंड्स ऑन इट्स डेटा टाइप। यही जवाब होगा, राइट? अगर इंटीजर पॉइंटर हुआ तो कितने बाइट? अगर q की डेटा टाइप इंट हुई तो 2 बाइट, अगर q की डेटा टाइप कैर हुई तो 1 बाइट, अगर q की डेटा टाइप फ्लोट हुई तो 4 बाइट, और बताओ अगर q की डेटा टाइप वॉइड हुई तो? एरर, कोई जंप वंप नहीं। कंपाइलर वहीं पे हाथ खड़े कर देगा और कह देगा मैं मैथ्स ही नहीं लगा पाऊंगा पॉइंटर के जंप होने की। तो इस q प्लस प्लस के पीछे मैथ्स लगती है? कोई कोई गणित है इसकी? इसकी अच्छी खासी मैथ्स है, विच इज q इज इक्वल टू q प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई साइज ऑफ डेटा टाइप ऑफ q। यही मैथ्स है। तो ये मैथ्स फेल हो जाएगी ना अगर आप q प्लस प्लस बोलोगे तो। इसलिए वॉइड पॉइंटर को लोग अवॉइड करना पसंद करते हैं। समझ में आ रहे हैं वॉइड पॉइंटर के दोनों ड्रॉबैक? समझ में आ रहे हैं ना? वॉइड पॉइंटर से आप आराम से डीरेफरेंसिंग कर पाएंगे, करनी पड़ेगी आपको टाइप कास्टिंग। ना वॉइड पॉइंटर को प्लस प्लस या माइनस माइनस कर पाएंगे। समझ आ रहा है? इन ड्रॉबैक्स के कारण लोग वॉइड पॉइंटर को अवॉइड करना पसंद करते हैं। लोग नहीं चाहते हैं कि वो अननेसेसरी पॉइंटर में और सिंटेक्स को टिपिकल करें। समझ आ रही है बात? चलिए अब आते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट पे। अब आपने दोनों बातें सुन ली, एमएलओक क्या लेता है, एमएलओक क्या देता है, सुन लिया। अब आ जाइए एमएलओक की पूरी प्रोटोटाइप को प्रॉपरली डिस्कस करते हैं। एवरीवन प्लीज पे वेरी क्लोज अटेंशन, लास्ट 5 मिनट्स। ठीक, यही है ना एमएलओक की प्रोटोटाइप? जल्दी जवाब दीजिए यस और नो। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए एमएलओक आपसे क्या लेता है। ये तो आपको पता ही है, एमएलओक की जो आर्ग्यूमेंट टाइप है वो अनसाइंड इंट है, पता है?
अभी अभी पढ़ा आपने। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं ये अनसाइंड इंट क्या है, ये जो अनसाइंड इंट अपन ने लिखा है ये यहां पर क्या डिनोट कर रहा है, तो आप मुझे बोलेंगे सर ये अनसाइंड इंट नंबर ऑफ बाइट्स डिनोट कर रहा है। मतलब जब आप एमएलॉक को बोलेंगे कि मेरे को एरे बना कर दो, तो एमएलॉक आपसे साइज मांगेगा, और ये साइज आप एमएलॉक को नंबर ऑफ एलिमेंट्स के टर्म्स में नहीं देंगे, ये साइज आप एमएलॉक को देंगे नंबर ऑफ बाइट्स के टर्म्स में। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या एमएलॉक हमारे लिए एरे बनाएगा? पहले तो आप अपने आप में श्योर होइए, हम ये एमएलॉक फंक्शन क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम इससे डायनेमिकली एरे बनवाएं। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जब एमएलॉक एरे बनाएगा तो साइज तो चाहिएगी ना उसे, एरे कितना बड़ा बनना है ये तो उसे बताना पड़ेगा ना, और ये एमएलॉक को हम आर्ग्यूमेंट के थ्रू बताते हैं। लेकिन ये जो साइज देते हैं ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स में नहीं होती है, ये नंबर ऑफ बाइट्स में होती है। तो अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो मुझे बताइए, अगर मुझे एमएलॉक से 10 इंटीजर का एरे बनाना है तो मैं एमएलॉक को क्या पास करूंगा आर्ग्यूमेंट में? 20 पास करूंगा। बहुत बढ़िया। अगर मुझे एमएलॉक को 15 फ्लोट्स का एरे बनवाना है एमएलॉक से, तो मैं एमएलॉक को क्या पास करूंगा आर्ग्यूमेंट में? 15 फ्लोट्स का एरे चाहिए, तो मैं एमएलॉक को आर्ग्यूमेंट में पास करूंगा 6060 पास करूंगा ना। तो एमएलॉक हमसे एरे की साइज लेता है नंबर ऑफ बाइट्स में। ठीक, तो अब ध्यान से देखना, मैंने एमएलॉक कॉल करा, अगर एरे पास करा तो चंद्रकांत एमएलॉक की आर्गुमेंट टाइप क्या है ये बताओ, जल्दी जल्दी बोलो चंद्रकांत। अनसाइंड इंट है, और जब एरे पास करते हैं तो कंपाइलर क्या पास करता है? किसी फंक्शन को अगर एरे पास करते हैं तो कंपाइलर क्या पास करता है? एड्रेस पास करता है। एड्रेस कौन रखता है? एड्रेस कौन रखता है? पॉइंटर रखता है। क्या एमएलॉक की आर्गुमेंट टाइप पॉइंटर है चंद्रकांत? तब फिर कैसे पास कर लोगे? और फिर दूसरा कॉमन सेंस लगाओ, तुम्हें एमएलॉक से एरे बनवाना है कि तुम्हारे पास एरे है? जल्दी बताओ, आपको एमएलॉक से एरे चाहिए या एरे आपके पास है? तो फिर जब एरे है ही नहीं हमारे पास तो पास कहां से कर देंगे एरे? जो एमएलॉक हमें देगा वही हम एमएलॉक को देंगे। तो फिर ये क्या लेना देना चल रहा है ना? ध्यान से समझो बेटा, एरे का नाम क्या रिप्रेजेंट करता है? इतनी लंबी चौड़ी जन्म कुंडली पूरी एरे की मैंने आप लोगों को नोट्स में लिखवाई है। एरे का नाम क्या रिप्रेजेंट करता है? बेस एड्रेस रिप्रेजेंट करता है। एड्रेसेस क्या किसी में भी चले जाते हैं? क्या एड्रेस रखने की पावर सी लैंग्वेज में सबके पास है? कंपाइलर ने बोला कोई भी एड्रेस रख लेगा? नहीं, सिर्फ पॉइंटर्स के पास है। क्या एमएलॉक की आर्गुमेंट टाइप में स्टार दिख रहा है? क्या एमएलॉक की आर्गुमेंट टाइप में प्रोटोटाइप में आर्गुमेंट वाली जगह पर स्टार नजर आ रहा है? तो फिर एमएलॉक को एरे कैसे दे सकते हैं? ठीक है, चलिए सुनिए अब ध्यान से। अब हमने एमएलॉक कॉल करा और हमने एमएलॉक को पास करा 20। अगर मैं बोलूंगा इसको जरा समझाना, क्या लिखा है आपने एमएलॉक 20 से? तो आपने बोला है गिव मी एन एरे ऑफ हाउ मेनी बाइट्स? 20 बाइट्स। ठीक है, आप बहुत ध्यान से सुनिए, इससे भी क्रूशियल डिस्कशन पे जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप बोलेंगे एमएलॉक 20, तो एमएलॉक आपके कंप्यूटर की रैम के अंदर आपके लिए 20 बाइट का एक लंबा सा टुकड़ा, चंक, ब्लॉक रिजर्व कर देगा। 20 बाइट का एक लंबा सा टुकड़ा, चंक रिजर्व कर देगा। ठीक है, अब एमएलॉक को ये एरे आपको वापस देना है कि नहीं देना है? चाहिए ना अपन को ये एरे, ये हमारे काम आएगा ना। ठीक, तो एमएलॉक आपको ये एरे रिटर्न नहीं करता, एमएलॉक आपको इस एरे का रिटर्न कर देता है बेस एड्रेस। अगर मैं ये प्रिज्यूम कर लूं हमारे एरे का, चलो 2000 बहुत बार रिपीट हो गया, कुछ नया एड्रेस लेते हैं, 6000।
अगर हम मान लें हमारे एरे का एड्रेस 6000 है, तो एमएलॉक हमें क्या रिटर्न करता है? एमएलॉक हमें 6000 रिटर्न करता है। इसलिए गौर से देखिए इसकी रिटर्न टाइप में क्या लगा हुआ है, जल्दी बताइए। इसकी रिटर्न टाइप में क्या सिंबल दिख रहा है? स्टार दिख रहा है। वेरी गुड। स्टार किसकी पहचान होता है? पॉइंटर की। पॉइंटर क्या रखता है? एड्रेस। इसका मतलब आज हम पहली बार ऐसा फंक्शन पढ़ रहे हैं जो हमें क्या रिटर्न करेगा? आज हम पहली बार ऐसा फंक्शन पढ़ रहे हैं जो हमें क्या रिटर्न करेगा? एड्रेस रिटर्न करेगा। एमलॉक आपको एड्रेस रिटर्न करता है, एरे का एड्रेस रिटर्न करता है। और अब आप सी में आखिरी स्टेज पे हैं, मुझे बताइए अगर मेरे पास एरे का एड्रेस आ जाए तो क्या पूरा एरे ट्रैवर्स हो जाएगा? उस एड्रेस के सहारे अपन पूरा एरे ट्रैवर्स कर सकते हैं। यस, इसलिए एमलॉक की रिटर्न टाइप में लगा हुआ है स्टार, इसलिए एमलॉक आपको एड्रेस रिटर्न करके देता है। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, अब आता है अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट। एमलॉक की रिटर्न टाइप में जो स्टार है उसके साथ वॉइड क्यों है? इंट स्टार भी तो हो सकता था ना इसकी रिटर्न टाइप। सोचिए, जिन लोगों ने सी लैंग्वेज बनाई वो लोगों ने इसकी रिटर्न टाइप वॉइड पॉइंटर क्यों रखी? इंट पॉइंटर भी तो रख सकते थे ना? यस और नो, रख सकते थे ना? तो उन्होंने वॉइड पॉइंटर ही क्यों चुना? तो उसका भी जवाब कॉमन सेंस के पास है। कॉमन सेंस। आप मुझे बताइए, आप एमएलॉक को 20 दे रहे हैं ना? जल्दी बोलिए, 20 दे रहे हैं ना? अब मुझे बताइए 20 बाइट का अगर एक एरे बन रहा है तो आपको नहीं लगता ये 4 अलग अलग टाइप का एरे हो सकता है? 20 बाइट के 4 मतलब हो सकते हैं। 20 बाइट का मतलब हो सकता है 10 इंटीजर, 20 बाइट का मतलब हो सकता है 20 कैरेक्टर, 20 बाइट का मतलब हो सकता है 5 फ्लोट, और 20 बाइट का मतलब हो सकता है 2 लॉन्ग डबल, क्योंकि एक लॉन्ग डबल की साइज 10 बाइट होती है ना? एग्री करते हैं आप मेरी इस बात पे? तो एमलॉक अगर रिटर्न टाइप अपनी इंट पॉइंटर रखता तो आप मानते हैं फिर ये एमलॉक इंटीजर्स का ही एरे बना पाता है ना? वो हमेशा यही सोचता कि उसको इंटीजर का एरे बनाने को कहा जा रहा है, इसलिए एमलॉक ने उसकी रिटर्न टाइप वॉइड पॉइंटर रखी हुई है। यानी एमलॉक जो हमें रिटर्न करेगा वो एक एड्रेस होगा, हाँ के ना? होगा। और उस एड्रेस को रिसीव करने के लिए हमें लेना पड़ेगा एक पॉइंटर, तो मैंने ले लिया वॉइड पॉइंटर, और पी के अंदर यूज कर लिया मैंने एमलॉक 20। तो अब बताइए इस पी में क्या आएगा? 20 आएगा? जल्दी जवाब दें, क्या इस पी में 20 आएगा? नहीं, इस पी में 6000 आएगा। आएगा? आएगा इस पी में 6000, और ये पी इस बेस एड्रेस को करने लगेगा पॉइंट। ऐसा होगा? बिल्कुल सही, ऐसा ही होगा जब p इस बेस एड्रेस को करेगा पॉइंट बाय राइटिंग p इक्वल टू एमलॉक 20। आगे चले। क्लियर? तो एमलॉक को जब भी आप कॉल करेंगे आप उसे क्या पास करेंगे? फटाफट बोलिए। साइज पास करेंगे, और वो आपको क्या रिटर्न करेगा? वो आपको एड्रेस रिटर्न करेगा। ये दो बातें आज के लेक्चर का फाइनल कंक्लूजन है, जहां से अगला लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे। हम एमलॉक को देते हैं साइज और वो हमें वापस देता है एड्रेस। ये बात याद रहेगी, हम एमलॉक को देते हैं साइज और वो हमें वापस देता है एरे का बेस एड्रेस। करेक्ट? चलो आइए नेक्स्ट लेक्चर में आप लेते हैं इससे आगे। स्क्रीनशॉट्स ले लें। दिस इज पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, 6, 7 एंड 8। ठीक, हाँ मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। बाय बाय, टेक केयर।